सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। और ये है लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर 22 एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जीएसटी के अंदर लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था कि भाई बेसिक चीजें आप लोगों को क्या याद रखनी है जीएसटी के अंदर। ये सारी बातें, ये तमाम बातें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी थी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है, एक बार उसका जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, टैक्स क्या होता है। कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी को हम लोग टैक्स बोलते हैं, और ये किसी लॉ के अंदर लगाया जाता है। लॉ बनाने का पावर कहां से मिलता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर है 246। वहां पर दोस्तों 3 तरह का लिस्ट बना हुआ है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 1 से लेकर 97 मैटर्स हैं दोस्तों, जिनके ऊपर लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 83, 84, 92A, 97 रेजुडरी एंट्री है। स्टेट लिस्ट के अंदर एल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वैट और सेल टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है दोस्तों। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकार लॉ बना सकती है, दोनों को पावर है। सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, और माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर लॉ बनाने की पावर रखती है। लेकिन दोस्तों, एज फॉर एज कॉन्करेंट लिस्ट इज कंसर्न, तो वहां पर टैक्सेशन का कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। 246A नया आर्टिकल है जीएसटी के अंदर, जो कि जीएसटी लगाने का पावर देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी पर्टिकुलर टैक्स को लगाए। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। ये मैं सारा दोनों लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246A का जन्म हुआ दोस्तों। और मैं बता दूं कि जितने भी मल्टीपल टैक्सेस थे हमारी कंट्री में, चाहे वो वैट हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो ऑक्ट्राई हो, एंट्री टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सारे के सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर सबजूम्ड कर लिए गए हैं, मिला दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरी बात, टैक्सेबल इवेंट। दोस्तों, अगर हम टैक्सेबल इवेंट की बात करें तो बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सर्विस, जैसे सेल। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होते थे, अब इन सबको एक नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अब हम मैन्युफैक्चर करना, ट्रेड करना, सर्विस देना ऐसा नहीं बोलते। अब हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। असेसी का मतलब क्या है दोस्तों? असेसी का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं। पहले अलग अलग लोगों को हम अलग अलग असेसी बोलते थे। मैन्युफैक्चरर अलग असेसी होता था, सर्विस प्रोवाइडर अलग होता था, अब टैक्सेबल पर्सन होता है। 2 तरह के ट्रांजैक्शन मैंने बताए, एक को बोलते हैं इंट्रा, एक को बोलते हैं इंटर। इंट्रा मतलब वो ट्रांजैक्शन हो गया दोस्तों जो पर्टिकुलर स्टेट और यूटी के अंदर होता है। इंटर वो हो गया जो स्टेट या यूटी के बाहर होता है। और एक और बताया था मैंने, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर होता है, उसे भी हम इंटर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने एक बात बोली थी, जब जब इंट्रा ट्रांजैक्शन होगा, जब जब इंट्रा ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों, सीजीएसटी अलग लगेगा, एसजीएसटी अलग लगेगा। और एक मजे की बात, जितना सीजीएसटी लगाया जाता है उसके बराबर अमाउंट का एसजीएसटी लगाया जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया गया हो। और अगर ट्रांजैक्शन किसी यूटी में हो रहा है भाई, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो वहां पर सीजीएसटी अलग लगेगा, यूटी जीएसटी अलग लगेगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, यूटी जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन दोस्तों, यूटी जीएसटी का जो पैसा होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग बैग में रखेगी, एक अलग पैकेट में रखेगी। अंडमान का यूटी जीएसटी अलग मेंटेन होगा, लक्षद्वीप का अलग होगा,
चंडीगढ़ का अलग होगा, ऐसे होता है दोस्तों। और जब जब इंटर ट्रांजेक्शन होता है तो आईजीएसटी लगाया जाता है। और दोस्तों आईजीएसटी कोई अलग टैक्स नहीं है भाई, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर होता है। बस एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा, जब एक यूटी से दूसरे यूटी में ट्रांजेक्शन होगा, जब एक स्टेट से दूसरे यूटी में होगा, या दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, तो वहां पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आईजीएसटी होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर लगाया जाता है। दोस्तों हमारे देश में 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। और मैंने ये भी बताया था अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों को कि जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो स्टेट्स को लॉस होने का डर लगा, तो स्टेट ने मना किया कि हम तो जीएसटी नहीं लगने देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से कानून पास किया, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017। दोस्तों इस एक्ट को लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस हो जाने से स्टेट्स को जितना भी नुकसान होगा वो सारा का सारा नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी। इसलिए हमारी कंट्री में जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट लगाया गया। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बताई, और मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स बता रहा था लास्ट क्लास में कि भाई पुराने सिस्टम में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थे। पुराने सिस्टम में दोस्तों क्रेडिट नहीं मिला करती थी, लोकल टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिला करता था, तो हम परचेस पर पे तो करते थे लेकिन सेल के टैक्स में से हम उसको कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो हम किसी ओरिजिन स्टेट को देकर आते थे, जैसे राजस्थान से यूपी तो राजस्थान को देकर आते थे। सामान आगे बिकेगा यूपी में तो यूपी सरकार राजस्थान सरकार के टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं देती थी, जिसके कारण कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। अब आप बोलेंगे सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं भाई, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी के अंदर दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत हद तक कम हो गया है। मतलब यूं समझ लो, कुछ दो चार एक्सेप्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जीएसटी के अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट ना के बराबर है दोस्तों। पुराने लॉ में एक और प्रॉब्लम थी, क्या? जो एक्साइज ड्यूटी होती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, उसकी क्रेडिट स्टेट वाले टैक्स से नहीं मिल पाती थी, तो उसके कारण भी कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। लेकिन अब तो भाई जीएसटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और मैंने शॉर्ट कमिंग बताई थी, कई बार ऐसा होता था दोस्तों, मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था, याद करो, जहां पर आप डिनर पर गए हो, कैंडल लाइट डिनर, वाह वाह क्या बात है। उसमें बिल के अंदर क्या होता था, कई बार वैट भी लगता था और सेम अमाउंट के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था। डबल डबल टैक्सेशन हो जाता था। बेचारा असेसी वहां पर इतना ज्यादा बर्डन बियर करता था। वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। सैनवैट की क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद नहीं मिलती थी। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन भाई जब आप जीएसटी को पढ़ने जा रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले से पढ़ाकर चलूं। तो एक बार आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैं इसमें आप लोगों को कवर करवा के चलूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर ये इलस्ट्रेशन आज आप कर लोगे तो जीएसटी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कितने तरह के टैक्सेस जीएसटी के अंदर सबजूम्ड कर लिए गए हैं, उसके बारे में भी दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग दिल थाम कर बैठिएगा, आपको बहुत 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 यहां पर मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कौन से टैक्सेस हैं जिनको सबजूम्ड कर लिया गया है, उससे पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से ये कह रहा हूं कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है दोस्तों?
जीएसटी ऐसी क्या चीज है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो होता है ना भाई, वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स तो हमारे देश में बहुत पहले से लग रहा है, हाँ तो वो तो हमें पता है, लेकिन जीएसटी उसको मॉडिफाइड फॉर्म में एप्लीकेबल करता है। मतलब जीएसटी जो होता है वो वैट को एक मॉडिफाइड तरीके से एप्लीकेबल करता है, एक मॉडिफाइड तरीके से उसको लागू करता है। दूसरी बात, क्रेडिट अवेलेबल टू एवरी सप्लायर एट एवरी चेन। यहां पर क्रेडिट बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है, एवरी सप्लायर को मिल जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अल्टीमेट जो बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर पर आता है। अल्टीमेट जो बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर पर आता है। मैन्युफैक्चरर अपना ड्यूटी का जो अमाउंट है वो ट्रेडर पर या होलसेलर पर पास करेगा, होलसेलर उसके बाद रिटेलर पर पास करेगा, और रिटेलर फाइनली टैक्स का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात पता है क्या है जीएसटी की? सबसे अच्छी बात, यहां पर टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगती है कि यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये चार चीजें हैं जीएसटी की, कि जीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है भाई। जो सिस्टम हमारी कंट्री में पहले चल रहा था, केवल उसी सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है। और मैं आपको बता दूं, आज तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म अगर कोई है तो उसका नाम है जीएसटी। चलो, आज मैं आपको उन सारे टैक्सेस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि जीएसटी के अंदर सबजूम्ड हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल और स्टेट के मिलाकर जो 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो दोस्तों अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पहले लगा करते थे जीएसटी आने से पहले, लेकिन दोस्तों अब वो सारे टैक्स शहीद हो गए हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो आज भी हमारी कंट्री में लगाए जाते हैं, बहुत लिमिटेड हैं वो, है ना, तो वो भी मैं आप लोगों को बताकर चलूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको इन 17 टैक्सेस का नाम पता होना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दिस इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। आप जब भी अपना कोई बुकलेट या कुछ भी देखेंगे तो वहां पर ये सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन आपको इन नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है भाई, सब कुछ कवर्ड है, सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, सबसे पहली बात, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आपको पता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर रखती है। और ये बात मैंने आप लोगों को यूनियन लिस्ट में बताई भी थी, एंट्री नंबर तक बताया था कि भाई देखो यहां पर एंट्री नंबर 84 है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक्साइज ड्यूटी अब एबॉलिश हो गई है। अच्छा, शराब पर तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती थी, ये पावर तो पहले से स्टेट के पास है, तो स्टेट तो आज भी लगा रहा है, लेकिन बाकी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो खत्म हो गई है। केवल एक दो आइटम्स को छोड़ दो जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कुछ टोबैको या नारकोटिक्स वाले जो प्रोडक्ट हैं उन पर सेंट्रल एक्साइज लगता है। बाकी भाई जितना भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था वो अब जीएसटी का पार्ट बन गया है। अब हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है दोस्तों। अब कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। दूसरी बात, एक एक्साइज ड्यूटी और हुआ करती थी दोस्तों जो मैं पहले की क्लासेस में पढ़ाया करता था, दैट इज लेविएड ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट। दोस्तों मेडिसिन बनाने में, जैसे दवाई होती है, दवाई खांसी की दवाई होती है, कफ सिरप होती है, तो आपको पता होगा कि जब कोई मेडिकल प्रिपरेशन होता था या कोई टॉयलेट प्रिपरेशन होता था, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते थे, तो उसके अंदर भी एक अलग से एक्साइज ड्यूटी और लगाई जाती थी। मतलब दिस इज एन एडिशनल ड्यूटी जो आपने अभी फर्स्ट नंबर में पढ़ा है उसके अलावा लगाई जाती थी। लेकिन भाई अब ये ड्यूटी भी शहीद हो गई है, एंड दैट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट बन गई है दोस्तों? जीएसटी का।
इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स हुआ करते थे, स्पेशल इंपॉर्टेंस, उसके अंदर आपके जैसे स्पेशल इंपॉर्टेंस में बहुत सारे आइटम्स आते थे, आपको उसका लिस्ट याद करने का नीड नहीं है। तो उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाया करती थी। लेकिन अब ये सारी चीजें इररेलीवेंट हो गई हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्सेस अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। मैं इसको टीएनटीए बोलता था जब मैं पहले पुराना एक्साइज पढ़ाता था बच्चों को, तो हम इसको बोलते थे टीएनटीए। जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कपड़ा इंडस्ट्री होती है, उसके ऊपर इस ड्यूटी को लगाया जाता था, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टी एंड टी ए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये भी अब जीएसटी का पार्ट बन गया है। ये भी जीएसटी का पार्ट बन गया है दोस्तों, ये ड्यूटी भी अब जीएसटी का पार्ट बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस टैक्स। दोस्तों ये जो सर्विस टैक्स होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी सर्विस पे। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एंट्री नंबर जो 97 है उसके अंदर समझाया था सर्विस टैक्स के बारे में, कि हमारी कंट्री में पहली बार सर्विस 1994 में लगा। दोस्तों ये सर्विस टैक्स पूरा का पूरा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में किसी भी सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। ये पूरा का पूरा सर्विस टैक्स अब जीएसटी का पार्ट बन गया है। हाँ, एक्साइज आज भी कुछ प्रोडक्ट्स पे लगती है पुरानी वाली, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सर्विस तो भाई अब किसी भी प्रोडक्ट पर नहीं लगता सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स तो पूरा का पूरा कंप्लीट जीएसटी का पार्ट बन गया है। इसके बाद एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा करती थी। अब आप कहोगे सर कस्टम ड्यूटी तो जीएसटी का पार्ट ही नहीं है। हाँ दोस्तों, मुझे पता है जीएसटी और कस्टम अलग अलग है, आज भी कस्टम ड्यूटी जीएसटी का पार्ट नहीं है, आई नो वेरी वेल। तो सर फिर ये कस्टम ड्यूटी कैसे जीएसटी में मर्ज हो गई? दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब आप लोग कस्टम लॉ पढ़ोगे तो वहां पर एक ड्यूटी होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारी कस्टम ड्यूटी होती है। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमारे देश में अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये जो कस्टम ड्यूटी होती है उसमें एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो देखो भाई, ये तो आज भी अलग से लगती है, ये जीएसटी का पार्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करके लाते हो, तो बीसीडी जिसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, वो तो लगती ही लगती है। साथ में एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी हमारे देश में एक्साइज के बराबर लगाई जाती थी। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे ये पेन है, ये अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो इसके ऊपर इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन सपोज करो दोस्तों, इसी पेन को अगर मैं इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाऊं, ये जो पेन है अगर मैं इसको इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाऊं, तो यहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होता था, क्योंकि बाहर से सामान सस्ता आता था। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ऐसा लगता था कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं पाएगा। तो हमारे देश की सरकार ने जब ये पेन इंडिया के बाहर से लाया जाता था, तो इसके ऊपर एक बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती ही लगती थी, वो तो आज भी लगती है, और वो जीएसटी का पार्ट भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन बराबर चले, सरकार ने क्या किया था उस समय कि अगर यही पेन इंडिया में बनाया जाता तो बोलो एक्साइज लगती या नहीं लगती? बिल्कुल लगती। उसके बराबर इस प्रोडक्ट पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि दोस्तों सरकार इंपोर्ट को महंगा करना चाहती है। कोई भी देश की सरकार ये नहीं चाहती कि इंपोर्ट ज्यादा क्वांटिटी में हो। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा
तो दोस्तों हमें डॉलर्स में पेमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट को तो सब बढ़ाना चाहते हैं, कोई कंट्री नहीं चाहता कि उसका एक्सपोर्ट कम हो। लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंपोर्ट ड्यूटी कैसे भी कम लगे, ऐसा हर गवर्नमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा लगे, सॉरी, ऐसा हर गवर्नमेंट चाहती है। तो सरकार ने क्या किया था दोस्तों कि इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम कोई सामान इंडिया में लाएंगे तो हमें उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पे करनी ही करनी है। साथ में दोस्तों एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, वो भी हमें पे करनी पड़ती थी। और ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी बताओ किसके बराबर होती थी? एक्साइज के बराबर। अगर इंडिया में एक्साइज का रेट 10 है तो ये ड्यूटी 10% थी। अगर एक्साइज का रेट 12 था तो ये 12 थी। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि एक्साइज ड्यूटी तो जीएसटी के अंदर सबजूम्ड हो गई है। अभी अभी आपने पढ़ा, ये देखो एक्साइज सबजूम्ड हो गई। तो जब एक्साइज सबजूम्ड हो गई तो ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी, क्योंकि इसका नाम केवल एडिशनल कस्टम ड्यूटी था दोस्तों, अगर असली में देखा जाए, अगर सच्ची में देखा जाए दोस्तों, तो ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी भाई। इसको केवल कस्टम ड्यूटी के कपड़े पहनाए गए थे। अगर अंदर से देखा जाए दोस्तों तो ये एक्साइज ड्यूटी थी। और यू नो वेरी वेल कि एक्साइज ड्यूटी जीएसटी का पार्ट बन चुकी है, तो ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी जीएसटी का पार्ट बन गई। अब आज हमारे देश में कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती तो है, लेकिन वो जीएसटी के बराबर लगती है, क्योंकि एक्साइज अब क्या बन गया है? जीएसटी बन गया है। तो इसलिए ये जीएसटी का पार्ट बन गई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? 7th नंबर की ड्यूटी का नाम है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। दोस्तों जब कोई भी सामान इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लाया जाता था तो उसके ऊपर एक तो लगती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, मुझे याद है दोस्तों मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं पहले। दूसरी लगती थी एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जो एक्साइज के बराबर होती थी, लेकिन अब एक्साइज नहीं है तो अब वो जीएसटी के बराबर लगती है। इसीलिए मैंने बोला कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। दोस्तों जब सामान इंडिया के बाहर से आता था तो यहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोलती थी कि देखो इंडिया के बाहर से सामान लाए हो तो इसके ऊपर तो कोई लोकल वैट या सेल टैक्स नहीं लगा, लेकिन हम इंडिया में माल बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर वेट और सेल टैक्स लग रहा है। तो भारत सरकार को लगा यार ऐसे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो जाएंगी, क्योंकि बाहर वाले तो सामान सस्ता भेज रहे हैं इंडिया में। तो हमारी सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई थी, जिसको हम स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं। और दोस्तों ये इंडिया में जो वैट और सेल टैक्स होता था, वैट और सेल टैक्स उसके बराबर लगाई जाती थी। और दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वैट और सेल टैक्स, ये देखो ये रहा वैट और ये रहा सेल टैक्स, ये स्टेट वाले टैक्सेस हैं, ये सब अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। मुझे एक बात बताओ, जब वैट और सीएसटी दोनों अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये जीएसटी का पार्ट बन गए तो क्या ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी अब जीएसटी में कंज्यूम नहीं होगी, सबजूम्ड नहीं होगी? तो मैं आप लोगों को विद रीजंस बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एडिशनल कस्टम ड्यूटी या जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम थी, ये नाम से कस्टम है दोस्तों, लेकिन इनको जब लगाया जाता था तो या तो एक्साइज के रीजन से लगाया जाता था या वैट और सेल टैक्स के रीजन से लगाया जाता था। और अब एक्साइज और वैट भाई साहब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी अब जीएसटी का पार्ट बन गई है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल सरचार्ज और सेस भी लगाए जाते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एजुकेशन सेस भी लगा करता था, एक कृषि कल्याण सेस लगा करता था, है ना, बहुत सारे सेस थे, एक रिसर्च के लिए अलग से सेस लगा करता था, है ना। ये सारे जो सेस लगा करते थे ना भाई इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ये सारे सरचार्ज और सारे सेस अब इस दुनिया में नहीं है।
ये सारे सरचार्ज और सारे सेस जो सेंट्रल लेवल पर लगाए जाते थे, ये सब भी अब जीएसटी के अंदर समा गए हैं। अब ये सारे के सारे सरचार्ज और सेस जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। तो ये 8 जो मैंने नाम बोले भाई, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जरूरी नहीं है कि आप इनको याद रखो भाई, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपके कोर्स में है। मैं कोई भी चीज आपको कोर्स के बाहर नहीं कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पर बनकर आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली यहां पर तैयार हो जाते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन वाली, एक स्पेशल इंपॉर्टेंस वाली, ये 3 एक्साइज ड्यूटी जीएसटी का पार्ट बन गई है। एक टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, तो 4 एक्साइज ड्यूटी ऐसी हैं जो पहले लगा करती थी पर अब वो जीएसटी में समा गई। सर्विस टैक्स जीएसटी में समा गया। कस्टम की 2 ड्यूटीज हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सब जीएसटी में चली गई। सेंट्रल के सरचार्ज और सेस भी अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो ये तो हो गए भाई हमारे सेंट्रल टैक्सेस, जिन्हें अब हम जीएसटी का पार्ट मान चुके हैं, अब ये जीएसटी का पार्ट बन चुके हैं। अब अगर दोस्तों मैं स्टेट वाले टैक्सेस के बारे में आपको बताऊं, तो देखो स्टेट वाले टैक्सेस में एक तो वैट का नाम और एक होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये दोनों तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब ये जीएसटी के अंदर सबजूम्ड हो गए हैं। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहलिक लिकर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ और नशीले पदार्थ हो गए जिनके बारे में मैं अभी और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। उन पर दोस्तों आज भी पुराना वाला वैट, पुराना वाला सेल टैक्स लगा करता है। बाकी जितने भी आइटम्स हैं दोस्तों इस दुनिया में, इस वायुमंडल में, उनके ऊपर अब वैट और सेल टैक्स नहीं लगता, बिकॉज ये वैट और सेल टैक्स अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, ये सारे स्टेट टैक्स हैं भाई। जैसे कोई मूवी अगर मान लो किसी स्टेट में रिलीज होती थी तो वहां पर एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, अदर देन लेविएड बाई लोकल बॉडीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था दोस्तों। जैसे कोई मूवी रिलीज हो रही है मान लो राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार उस पर एक अलग से एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती थी, लेकिन अब नहीं लगा सकती। वाई? बिकॉज ये एंटरटेनमेंट टैक्स अब जीएसटी का पार्ट बन गया है। सर आपने ये क्या लिखा है, अदर देन लेविएड बाई लोकल बॉडीज? दोस्तों लोकल बॉडीज जो टैक्स लगाती हैं एंटरटेनमेंट का, वो अभी जीएसटी का पार्ट नहीं बना। जैसे मान लो मैं जयपुर में रहता हूं तो यहां नगर निगम है, जेडीए है, ये लोकल बॉडीज हैं। जैसे आप अगर कहीं गांव में देखोगे तो वहां पंचायत होती है, तो पंचायत क्या है, वहां की लोकल बॉडी है। तो अगर लोकल बॉडी कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है तो लगा सकती है दोस्तों, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। इसके अलावा जितने भी एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी, वो सारे के सारे एंटरटेनमेंट टैक्स दोस्तों अब जीएसटी का पार्ट बन चुके हैं। लग्जरी टैक्स हो गया, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट हो गया। कुछ राज्यों में दोस्तों लॉटरी चला करती है, आज भी चला करती है, तो वहां लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर एक टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? बिकॉज ये सब अब किस में सबजूम्ड हो गए, जीएसटी में। परचेज टैक्स लगा करता था अलग से, मतलब सेल टैक्स अलग होता था और एक परचेज टैक्स अलग होता था। अब ये सारे हट गए भाई, और ये सारे के सारे अब पार्ट बन गए हैं किसका, जीएसटी का। स्टेट वाले सेस और सरचार्ज भी, जैसे सेंट्रल वाले सेस और सरचार्ज है ना, वैसे ही दोस्तों जो स्टेट वाले सेस और सरचार्ज हैं वो भी अब जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। तो ये 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, इन्हें अब जीएसटी का पार्ट बना दिया गया है। इसमें सेंट्रल वाले 8 हैं और बाकी के जो बच जाते हैं भाई लगभग 9, वो हमारे जो 9 टैक्सेस हैं, 9 टैक्सेस ये स्टेट वाले। हाँ, कुछ टैक्सेस आज भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि पुराने टैक्स ऐसा नहीं है कि भाई सारे खत्म हो गए, टाइगर अभी जिंदा है दोस्तों। आज भी कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्साइज और सेल टैक्स लगता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जीएसटी को आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए।
विन विन सिचुएशन फॉर एंटायर कंट्री। देखो, अब मैं ईमानदारी से बात करूंगा, वैसे ये सारे पॉइंट किताबों में लिखे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सच्ची में ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कौन सा पॉइंट वास्तव में जीएसटी के अंदर बेनिफिशियल रहा। पहला, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बिल्कुल सही बात है। पूरा देश एक मार्केट बन गया है। वन कंट्री, वन टैक्स और वन मार्केट। पहले दोस्तों, मुझे अगर कोई सामान खरीदना है, सपोज करो मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को कोई महंगा आइटम खरीदना है, तो मैं पता है पहले क्या देखता था कि यार मैं वेस्ट बंगाल से खरीदूं या राजस्थान से खरीदूं या गुजरात से खरीदूं या बिहार से खरीदूं। बताओ क्यों? क्योंकि हर स्टेट में वैट का रेट अलग अलग होता था, टैक्सेस का लेवी अलग अलग रेट से होता था। तो मेरा डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता था कि भाई कौन से स्टेट में मेरा टैक्स बचेगा। लेकिन दोस्तों, जीएसटी आने के बाद ऐसा नहीं है। अब तो जीएसटी रेट्स हर स्टेट में इक्वल मिलेगी आप लोगों को। तो पूरा देश एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है। ठीक है। दूसरी बात, जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला करता था आगे अगर फर्दर वैट लग रहा है तो। जो सेंट्रल वाले टैक्सेस थे उनका क्रेडिट स्टेट वाले टैक्सेस से नहीं मिला करता था। लेकिन दोस्तों, जब से जीएसटी हमारे देश में आया है तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है कि भले ही आप किसी भी स्टेट को, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दो, यू कैन इजीली गेट द क्रेडिट। और ये चीज दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी, और आपको मैं सेटिस्फाई करके छोड़ूंगा कि हां दोस्तों, जीएसटी आने के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट काफी हद तक खत्म हो गया है, कम हो गया है। तीसरी बात, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है। एक ही चीज पर वैट भी लगे और एक ही चीज पर सर्विस टैक्स भी लगे, ये सरासर अन्याय है दोस्तों, अनजस्टिस है। और ये पुराने सिस्टम में था, लेकिन दोस्तों नए सिस्टम में ये नहीं है। क्योंकि नया सिस्टम जो जीएसटी का डेवलप किया गया है उसमें बराबर टैक्स सेंट्रल का होता है, बराबर स्टेट का होता है, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विस और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ बोथ। तो ये जो डबल मल्टीपल टैक्स बोलो, डबल टैक्सेशन बोलो, ये खत्म हो गया। चौथी बात, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला है। दोस्तों ये चीज ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा तरीके से अच्छी हुई है, आज भी हम दूसरे देशों से बना हुआ माल खरीदते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हद तक इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया का जो विजन था प्रधानमंत्री जी का, जो इनिशिएटिव था, वो यहां पर जरूर बूस्ट हुआ है। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था वो यहां पर जरूर कुछ हद तक बूस्ट हुआ है। पांचवी चीज क्या है दोस्तों? इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, जो टैक्सेस में लीकेज होते थे वो काफी हद तक कम हुए हैं। आप देखो दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन कितना ज्यादा बढ़ा है धीरे धीरे। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें मैं जीएसटी का एक तरह से बेनिफिट कहूंगा, एडवांटेज कहूंगा कि जीएसटी आने से हमारे देश को क्या मिला। तो एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा जीएसटी में बहुत सारे एग्जम्पशन और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप लोग इनकम टैक्स में पढ़े होंगे कि भाई 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 तक अगर इनकम है तो हम टैक्स नहीं लेंगे और आपको रिटर्न भरना भी जरूरी नहीं है। सो जस्ट लाइक दैट, जीएसटी के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन होती है। अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज्यादा नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली गेट एग्जम्पशन। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी। आपको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना, आपको कोई रिटर्न भी नहीं भरनी। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, उनके लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम भी जीएसटी के अंदर आती है। ये दोनों चीजें मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज इनका अलग से एक्सक्लूसिव चैप्टर है आपके कोर्स में। एग्जम्पशन का भी चैप्टर है और कॉम्पोजिशन स्कीम का भी चैप्टर है, और इन दोनों चैप्टर्स को हम वहां बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इन सब चीजों को ज्यादा फोकस ना करें। अभी जब ये पर्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे वहां मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी बातें बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों
एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मानकर चलिएगा कि 50% कवरेज, मतलब ये समझ लो जीएसटी पर आपका 50% ग्रिप बन जाएगा, है ना। सुनो, देखो क्या होता है दोस्तों, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज परचेज करते हो और परचेज पर आप कोई भी टैक्स पे करते हो, फिर वही सामान जब आप आगे किसी को बेचते हो, पहले आपने उसको परचेज किया, लिखने का नीड नहीं है, और परचेज पर सपोज आप 100 रुपए का परचेज किए और आपने 10 रुपए का टैक्स दिया। फिर आप जब इसी प्रोडक्ट को आगे सेल करोगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो और आप उसको अगर 150 रुपए में सेल करोगे तो आप भी उसके ऊपर टैक्स लगाओगे। अगर हम 10% रेट माने तो 15 रुपया हो गया, 15 रुपया हमारा जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर हमारा टैक्स 15 रुपया हो जाएगा, क्योंकि टैक्स की रेट को हम यहां पर 10% मानकर चलेंगे। तो एक तरह से हमने परचेज पर 110 रुपीज पे किया है और हमें सेल के ऊपर 165 कलेक्ट हो जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, सपोज करो इस बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जब गुड्स परचेज करके लाया होगा तो उसने 10 रुपीज के टैक्स को पे किया होगा। इट मे बी पॉसिबल कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, लेकिन जब वो उसी प्रोडक्ट को आगे सेल करेगा, फर्दर सेल करेगा, तो वो अपने बिल में जो टैक्स कलेक्ट करेगा बायर से, क्योंकि टैक्स का बर्डन आगे क्या होता है दोस्तों, शिफ्ट होता है। इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। तो होना क्या चाहिए दोस्तों कि ये जो 15 रुपया मिस्टर ए को कलेक्ट हुआ है, इसके अंदर से उसे 10 रुपीज का क्रेडिट मिलना चाहिए। ये जो 10 रुपया है भाई, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, और मिस्टर ए जो गवर्नमेंट को जमा कराएगा वो 5 रुपया जमा कराएगा। बिकॉज ये जो 10 रुपीज है भाई, ये ऑलरेडी मिस्टर ए जिससे परचेज करके लाया होगा, मिस्टर ए ये 100 रुपीज का गुड्स जिस वेंडर से, जिस बिजनेसमैन से परचेज करके लाया होगा, उस वेंडर और बिजनेसमैन ने 10 रुपए जमा करा दिए होंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, गवर्नमेंट को 5 रुपया और मिल जाएगा क्योंकि इसकी फर्दर सेल हुई है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास 15 रुपीज अमाउंट पहुंच चुका है। इसे बोलते हैं भाई वैट सिस्टम, वैट, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स। जितने का वैल्यू एडिशन होगा, जितने का वैल्यू एडिशन होगा भाई, उतने अमाउंट पर टैक्स लगना चाहिए। जैसे 100 रुपए का सामान अगर आप 150 रुपया में बेच रहे हो, तो दोस्तों वैल्यू एडिशन है 50 रुपया। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो अगर मैं इस पर 10% लगाकर देखूं तो वो भी 5 रुपया ही आता है। सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो होना क्या चाहिए भाई कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, अगर मैं एक व्यापारी हूं दोस्तों, तो मैं अपने परचेज पर जितना भी टैक्स पे करके आ रहा हूं, वो टैक्स मैंने पे पहले अपनी पॉकेट से कर दिया, तो वो सब मेरी असेट है। क्योंकि जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, सेल करूंगा, आगे फर्दर सप्लाई करूंगा, तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा सामने वाले कस्टमर से, और जो टैक्स मैं कस्टमर से कलेक्ट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज माय लाइबिलिटी। और ये जो मेरी लाइबिलिटी है 15 रुपया की, इस लाइबिलिटी को मैं पे करने के लिए जो मेरे पास 10 रुपीज की असेट है, जो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 10 रुपया दे रखा है, उसे मैं माइनस करूंगा, क्योंकि मैं लाइबिलिटी पे करने के लिए असेट को यूज करूंगा। तो इसका मतलब मेरी जो नेट लाइबिलिटी है जो मुझे गवर्नमेंट को जमा करानी है, दैट इज ₹5 ओनली। अब पुराने लॉ में सिस्टम क्या था कि भाई अगर मान लो आप 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हो और इधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेल पर भी, तब तो क्रेडिट ले लो। अगर उधर भी सेंट्रल, इधर भी सेंट्रल, परचेस पर भी सेंट्रल, सेल पर भी सेंट्रल, तो क्रेडिट ले लो, सबका मालिक एक है, क्रेडिट ले लो। लेकिन अगर इधर स्टेट है, इधर स्टेट है, और स्टेट भी सेम होना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि इधर राजस्थान स्टेट है और उधर बिहार स्टेट है, तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा? अगर दोनों तरफ राजस्थान है तो ले लो। तो दोस्तों पुराने लॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। अगर सेम स्टेट होगा तो क्रेडिट मिल जाती थी, सेम स्टेट नहीं होता था तो क्रेडिट नहीं मिलती थी। सेंट्रल का टैक्स है तो सेंट्रल के टैक्स से ले सकते थे, लेकिन स्टेट वाले टैक्स से आप नहीं ले सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो पुराने लॉ में एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग्स थी, इन सभी शॉर्ट कमिंग्स को जीएसटी के थ्रू खत्म किया गया है दोस्तों। और जीएसटी के अंदर जो क्रेडिट सिस्टम है उसे इतना शानदार बनाया गया है कि आप पूरे देश में कहीं से भी खरीदो और कहीं भी बेचो, आपको हमेशा टैक्स का क्रेडिट मिलेगा और कैस्केडिंग इफेक्ट कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं होगा। तो ये हमारे जीएसटी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कहीं से भी खरीदो, पूरे देश में कहीं से भी बेचो, यू विल टेक द क्रेडिट। और ये बात मैं आप लोगों को आज विद एग्जाम्पल विद इलस्ट्रेशन समझाने वाला हूं। बस थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए जीएसटी इज क्वाइट सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा को, क्योंकि मुझे तो देखो जो भी पढ़ाना है ना पूरा बेसिक से पढ़ाना है। मैं तो ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर आता भी होगा तो भाई कोई बात नहीं, समझ लो, क्योंकि हो सकता है भाई पहले पढ़े हुए हो, आपको पता हो, लेकिन मुझे पूरा पढ़ाना है आप लोगों को। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए मैं आपको जो बात यहां समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे देश में एक तो लगता है सीजीएसटी, आप पढ़ चुके हो, सीजीएसटी लगता है। एक लगता है एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। अगर स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको एसजीएसटी बोलेंगे, और अगर वो किसी यूटी के अंदर होगा तो हम उसको यूटीजीएसटी बोलेंगे, राइट। अच्छा मैंने एक बात बोली थी कि जब जब हमारे देश में यूटीजीएसटी लगता है उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि जैसे वो एसजीएसटी के बराबर है, मतलब उसको एसजीएसटी की तरह ट्रीट करो। ये मत सोचो कि यूटीजीएसटी तो सेंट्रल को जाएगा तो भाई ये तो सेंट्रल का टैक्स हो गया ना। यूटीजीएसटी जाएगा जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन दोस्तों इसका फंड हमेशा अलग रखा जाता है, हर यूटी का अलग से फंड होता है। इसलिए आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। यूटीजीएसटी को ऐसे मानना चाहिए जैसे कि वो एसजीएसटी के बराबर है, जैसे कि वो एसजीएसटी के बराबर है, ऐसे हमें उसे मानकर चलना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात हो जाती है सीजीएसटी की, उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये भी मैंने पढ़ाए थे आपको। अगर किसी प्रोडक्ट पर 8% सीजीएसटी लगेगा तो यू नो एसजीएसटी भी 8% लगेगा। अच्छा दोनों बराबर बराबर लगेंगे। जब आप इंट्रा ट्रांजेक्शन करते हो विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो सीजीएसटी जितना लगता है भाई उतना ही एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो भाई। देखो आगे की कहानी क्या है, ये तो हो गया हमारा सी और एस। एक मैंने बताया था आईजीएसटी। दोस्तों आईजीएसटी कब लगाया जाता है? जब आप इंटर ट्रांजेक्शन करते हो, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स और वेदर इन रिलेशन टू सर्विस। वेदर ये गुड्स का मामला हो और चाहे भाई ये सर्विस का मामला हो, दोनों ही सिचुएशंस में माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ही सिचुएशंस में जो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी, ठीक है। तो अच्छा आईजीएसटी किसके बराबर होता है? सी प्लस एस या यूटी, एक ही बात है, उसके बराबर होता है। मतलब अगर सी की रेट 9 है और एस की रेट 9 है तो 18% आईजीएसटी लगेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। ये सारे टैक्सेस वो हैं जो आपने परचेज के टाइम पे किए होंगे, ठीक है भाई। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है,
अच्छा, इधर क्या होता है? सीजीएसटी जब आप सेल करते हो, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी बोलो, और इधर भी मैं लिख देता हूं आईजीएसटी। तो जब आप सेल करोगे, अगर इंट्रा करोगे तो सी और एस दोनों लगेंगे 99% फॉर एग्जांपल, और अगर आप इंटर ट्रांजेक्शन करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने परचेज पर सीजीएसटी पे किया है तो आप सेल पर भी जब सीजीएसटी ही लगाओगे, आप सेल भी विद इन अ स्टेट करोगे तो भी सीजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी से आपको मिल जाएगा। सीजीएसटी अगर आप परचेस पर पे किए हो और आपके सेल पर भी सीजीएसटी लगा है तो यू कैन टेक द क्रेडिट, यू कैन यूटिलाइज द क्रेडिट। आप क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपने परचेज पर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पे किया है और आपके सेल पर भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लगा है तो आप इजीली क्रेडिट को ले सकते हो, अवेल कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप परचेज पर आईजीएसटी पे किए हो और आपके सेल पर भी आईजीएसटी है, आपके सेल पर भी आईजीएसटी है, तो भी आप क्रेडिट को ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं इसको यूं लिख लूं, CIS, CIS, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें समझ में ही नहीं आता किसका क्रेडिट किससे लें। तो आप जब भी कंफ्यूज हो तो आप क्या किया करो, लेफ्ट साइड में CI और S, राइट साइड में भी CI और S। अच्छा, यूटी को S के साथ में जरूर लिख देना, ठीक है। C का क्रेडिट C से ले लो, I का क्रेडिट I से ले लो, S का क्रेडिट S से ले लो। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो I है, ये I बोलो किसके बराबर है? C और S के बराबर है। ये जो I है ये किसके बराबर होता है? C और S के बराबर होता है। होता है नहीं होता है? मुझे बताइए। C और S के बराबर होता है। तो भाई साहब C का क्रेडिट क्या I से ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि I जो है भाई वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब उसमें C भी है और उसमें S भी है, तो आप C का क्रेडिट I से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर I का क्रेडिट है तो वो आप C से ले सकते हो, कहां दिक्कत है? बोलो कहीं दिक्कत है तो। ऐसे ही I का क्रेडिट आप बोलो S या UT से ले सकते हो या नहीं? ले सकते हैं, क्योंकि I एक इंटीग्रेटेड टैक्स है भाई, उसमें C भी है और S भी है, तो आप क्रेडिट ले लो। ऐसे ही अगर S और UT है तो उसका क्रेडिट आप I से ले लो। मतलब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। C का क्रेडिट C से ले लो, I का क्रेडिट I से ले लो, S का क्रेडिट S से ले लो। C का क्रेडिट I से ले लो, I का क्रेडिट C से ले लो, I का क्रेडिट S से ले लो, S का क्रेडिट I से ले लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब जब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा हो भाई, तो इधर C, I और S लिख लेना, इधर भी C, I और S लिख लेना। देखो इसी सीरियलिटी में लिखना, बीच में S मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अच्छा, C का क्रेडिट I से मिलेगा, I का C से मिलेगा, I का S से मिलेगा, S का I से मिलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या S का क्रेडिट C से ले लोगे? नो। क्या C का क्रेडिट S से ले लोगे? नो। C और S आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि C सेंट्रल के पास गया, S स्टेट के पास गया, कैसे होगा एडजस्ट? इसीलिए तो दोस्तों बीच में किसका जन्म हुआ? I का। I एक ऐसा इंटीग्रेशन है C और S का कि आपस में ये दोनों को एक तरह से मैच करवाता है, और ये बात मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा देखो, मैंने इस चीज को यहां समझाया भी है यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी में। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है तो क्या आप उसको सीजीएसटी से ले सकते हो? हाँ जी हाँ। तो पहले नंबर पर सी का क्रेडिट सी से ले सकते हो, सी का क्रेडिट आई से भी ले सकते हो, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या एस से ले सकते हो? नहीं ले सकते। कैसे लोगे? मना है। ऐसे ही एसजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले किससे लोगे? एस से लोगे, दूसरे नंबर पर आई से लोगे,
आई से तो ले सकते हो, लेकिन सी से थोड़ी ले सकते हो। तो देखो मैंने क्या लगाया, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा भाई। कैसे लोगे क्रेडिट? ऐसे ही आई का जो क्रेडिट होता है वो आई से भी मिलेगा, वो सी से भी मिलेगा, और वो एस से भी मिलेगा। सी से लेना चाहो सी से ले लो, एस से लेना चाहो एस से ले लो, दोनों से बराबर बराबर लेना चाहो दोनों से बराबर बराबर ले लो। तो कहने का मतलब है आईजीएसटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो सी से भी और एस से भी। ये पुराने लॉ में नहीं था। पुराने लॉ में ऐसा कोई मीडिएटर नहीं था जो सी और एस को आपस में इंटीग्रेट कर सके। ये हमारे पुराने लॉ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अब आईजीएसटी के थ्रू खत्म की गई है। हाँ, अभी एक रीसेंट अमेंडमेंट आया है कि भाई पहले आपको फुल क्रेडिट आईजीएसटी का ही यूज करना है। आई का क्रेडिट जब पूरा 0 हो जाएगा उसके बाद ही हम सी और एस का क्रेडिट यूज करेंगे। पर वो सारी बातें मैं आपको, जो इनपुट क्रेडिट का एक्सक्लूसिव चैप्टर आएगा आपके कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां मैं समझाऊंगा। अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी इतना सा याद रखो दोस्तों कि सी का क्रेडिट सी से भी मिलता है और आई से भी मिलता है, लेकिन एस से कभी नहीं मिलता। एस का क्रेडिट एस से भी मिलता है, आई से भी मिलता है, लेकिन सी से नहीं मिलता। और आई का क्रेडिट सी से भी मिलेगा, एस से भी मिलेगा, आई से भी मिलेगा, क्योंकि आई जीएसटी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। अभी इतना सा आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलिए अब मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो हम यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो लेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में होगा। आपको पता है दोस्तों इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? यस, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर स्टेट के अंदर होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किसी यूटी के अंदर होगा, तो हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करके दिखाऊंगा, और इस एग्जाम्पल को करने के बाद मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि आपको जीएसटी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है दोस्तों, एक बार इन दोनों इलस्ट्रेशंस को जरूर देख लीजिएगा। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई ए टू बी, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज ए बी को देगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, है ना। अच्छा, ए बी को अगर माल बेच रहा है और मान लो सेम स्टेट में बेच रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ सेम स्टेट, तो इट इज ए इंट्रा ट्रांजेक्शन। बताओ क्या लगाओगे इसके ऊपर, सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। चलो सीजीएसटी की रेट मान लेते हैं 9% है, तो बोलो एसजीएसटी की रेट भी कितनी होगी, 9% होगी, दोनों इक्वल होगी 99%। तो 10,000 का 9%, 900 रुपया तो सीजीएसटी लगेगा बिल में, और 900 रुपया का एसजीएसटी लगेगा। दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ लो एक बार। तो मुझे एक बात बताओ, ए जब अपनी सप्लाई बी को देगा, टोटल प्राइस चार्ज बाई ए फ्रॉम बी फॉर लोकल सप्लाई, लोकल का मतलब विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी, तो वो 11,800 रुपया का बिल बनाएगा, ठीक है, और इतना पैसा वो मिस्टर बी से कलेक्ट करेगा। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो सीजीएसटी है, ये जो एसजीएसटी है, इट इज रेमिटेड बाई मिस्टर ए टू अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बताओ ये 900 रुपया मोदी जी के पास जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये 900 रुपया पर्टिकुलर जो स्टेट है, जैसे ट्रांजेक्शन अगर मान लो राजस्थान के अंदर हुआ है तो राजस्थान सरकार को मिलेगा, और वेस्ट बंगाल में हुआ है तो वेस्ट बंगाल की ममता दीदी को मिलेगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ए हमारा फर्स्ट स्टेज डीलर है, इसने कहीं से गुड्स नहीं खरीदा, ये पहली बार गुड्स बनाकर बेच रहा है, तो इसको तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसने परचेज पर थोड़ी ना कोई टैक्स दिया है। हाँ, अब ए ने सप्लाई किसको दी, बी को दी। अब आगे की कहानी सुनना। अब बी खुद भी मान लो एक बिजनेसमैन है, ये जो मिस्टर बी है ये भी एक बिजनेसमैन है, और मिस्टर बी
गुड्स और सर्विस की सप्लाई मिस्टर सी को कर रहा है, मिस्टर सी को। अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 का सामान लाएगा तो 10,000 में बेच देगा। कैसे बेच देगा भाई? इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं, पापा पापा क्या लाए। तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को जितने में माल बेचेगा, क्या मिस्टर बी भी मिस्टर सी को उतने में बेच दे? ना जी ना। मिस्टर बी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐड करेगा। अगर मान लो 10,000 रुपीस का गुड्स और सर्विस है, तो मिस्टर बी जब सी को बेचेगा, मान लेते हैं वैल्यू एडिशन है 20%, तो 10,000 में अगर 20% हम ऐड कर दें, तो भाई साहब बी जब सी को सप्लाई करेगा तो यहां पर जो प्राइस होगी वो 12,000 होगी, वो 12,000 होगी। और फिर इस 12,000 के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। चलो मान लेते हैं बी ने जब सी को बेचा तो वो भी सेम स्टेट में ही बेचा, राजस्थान में ही बेचा। पहले ए ने बी को भी राजस्थान में बेचा था और बी ने सी को भी राजस्थान में बेचा। बुरा मत मानना कि सर आप हमारे स्टेट का तो नाम भी नहीं ले रहे, अपने स्टेट का ले रहे। अरे तुम अपने स्टेट का मान लो यार, दिल पर क्यों लेते? समझ में आना चाहिए, समझो बात को, फीलिंग्स को समझो। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है बोलो? 12,000 है। तो अब फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंट्रास्टेट सप्लाई। एंड यू नो वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, this is intrastate supply, so CGST at the rate of 9% and SGST is also levied at the rate of 9%। तो ये निकल कर आएगा 1080 करके देख लो कैलकुलेटर से। तो बताओ बी सी से कितना पैसा चार्ज करेगा? मिस्टर बी मिस्टर सी से कितना पैसा चार्ज करेगा मुझे बताओ? 14,160, 14,160 रुपये। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत जोर से समझ में आई। लेकिन सुनो, क्या मिस्टर बी को सी से जितने पैसे मिले, ये तो चलो गुड्स के मिले 12,000, लेकिन ये जो टैक्स के पैसे मिले हैं, क्या मिस्टर बी ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दे? नो। अरे भाई, मिस्टर बी पहले टैक्स दे चुका है परचेज पर, और जितना टैक्स मिस्टर बी ने परचेज पर दिया है उतने टैक्स की मिस्टर बी को क्रेडिट मिलनी चाहिए। देखो कैसे मिलेगी क्रेडिट। अच्छा बताओ, सीजीएसटी आपने कलेक्ट किया 1080, इससे कलेक्ट किया मिस्टर सी से। अच्छा, मिस्टर बी ऑलरेडी कितना सीजीएसटी मिस्टर ए को देकर आया है? 900 रुपया। तो उतना अमाउंट तो वापस मिल जाना चाहिए ना मिस्टर बी को एज ए क्रेडिट। तो वो माइनस कर देगा कि भाई 900 तो मेरे पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, वो बर्डन आगे सी पर डाल देगा, और जो 180 ज्यादा मिला है भाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा सीजीएसटी के नाम से। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ऐसे ही मिस्टर बी को मिस्टर सी से एसजीएसटी मिला होगा 1080, तो मिस्टर बी ऑलरेडी एसजीएसटी पे कर आया है। कितना पे करके आया है? 900। तो बोलो बोलो, क्या मिस्टर बी इस 900 की क्रेडिट लेगा क्या? बताओ ना, 900 की क्रेडिट लेगा क्या? हाँ लेगा, बिल्कुल लेगा। बताओ कितना एसजीएसटी जमा कराएगा? 180। तो मुझे ये बताइए भाई, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ? चलो देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इधर मैंने सेंट्रल का नाम लिखा, इधर मैंने स्टेट का नाम लिखा। देखो ध्यान से सुनना, जब ए ने बी को सप्लाई दी तो ए को 900 सीजीएसटी मिला और 900 ही एसजीएसटी मिला, उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। बिकॉज ए ने पहले कोई टैक्स पे नहीं किया था, तो जितना टैक्स कलेक्ट होगा, पहला स्टेज है, उतना ही गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब बी ने सप्लाई सी को करी, when the goods or service is supplied by Mr. B to Mr. C, तो कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा?
180 तो एक तरह से ये अमाउंट हमने गवर्नमेंट्स को पे कर दिया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को 1080 पे कर दिया और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी 1080 पे कर दिया। बोलो भाई, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या? हाँ सर, बात समझ में आई, बहुत जोर से समझ में आई। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये वाला इलस्ट्रेशन तो बहुत इजी था। क्यों था इजी? क्योंकि दोस्तों इसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। मजा तो तब आए, अरे मजा तो तब आए जब कोई ट्रांजैक्शन बीच में इंटर स्टेट हो, जब आईजीएसटी लगे तो मजा आए। असली में अगर आपको जीएसटी समझना है ना दोस्तों, अगर आप जीएसटी का असली बेनिफिट समझना चाहते हो तो ये सेकंड इलस्ट्रेशन एक बार कर लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इसमें हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई की। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों दैट इज इन रिलेशन टू इंटर स्टेट सप्लाई। ये इंटर स्टेट सप्लाई में कैसे काम करता है जीएसटी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो पहला मैंने देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर ए। एक्स ने सप्लाई करी ए को, एक्स भी स्टेट 1 का है और ए भी स्टेट 1 का है, सप्लायर भी स्टेट 1 में है और जो सप्लाई हुई है वो भी स्टेट 1 में हुई है, मतलब सेम स्टेट में हुई है। जल्दी से बताओ, अगर सेम स्टेट में सप्लाई होती है तो आप उसको इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? सर हम उसको इंट्रा बोलेंगे। सर आप ऊपर तो इंटर लिखे थे, फिर इंट्रा का क्वेश्चन, अरे रुक जाओ भाई, एक बार इंट्रा कर लेने दो, फिर मैं इंटर भी इसी में दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो जल्दी से बताओ, अगर वैल्यू 10,000 है तो इसके ऊपर 9% तो सीजीएसटी लगेगा और 9% ही, क्योंकि जितना सीजीएसटी लगता है दोस्तों उतना ही एसजीएसटी लगता है। तो बोलो यहां भी 900 और यहां भी 900। तो एक तरह से मिस्टर एक्स मिस्टर ए से बोलो बोलो कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा? सर 11,800 रुपया, 11,800 रुपीज विल बी कलेक्टेड बाय मिस्टर एक्स फ्रॉम मिस्टर ए। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो भाई लोगों, बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर आई। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो मिस्टर एक्स है ये यहां पर फर्स्ट स्टेज सप्लायर है ना? तो इसको क्रेडिट कैसे मिलेगी, क्योंकि ये पहले पे नहीं किया। तो बताओ भाई, एक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा जमा कराएगा? 900, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 900। इसका मतलब भाई मिस्टर एक्स को जैसे ही पैसा मिलेगा वो 900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा और 900 स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा सावधान हो जाना भाई, अब थोड़ा सा हमको एडवांस जाना है, यहां आप अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना। चलो सेकंड पॉइंट पर क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज बाय ए ऑफ स्टेट 1। गुड्स ए के पास आ चुका है, ए कहां का रहने वाला है? स्टेट 1 का। उसने ये गुड्स मिस्टर बी को, गुड्स बोलो या सर्विस बोलो एक ही बात है, मिस्टर बी को दे दिया, सप्लाई कर दिया। लेकिन सुनो, मिस्टर बी कहां का है? स्टेट 2 का। ओहो, सप्लायर ए का है, सप्लायर स्टेट 1 का है और सप्लाई हो रही है स्टेट 2 में। जल्दी से बताओ, दो डिफरेंट स्टेट का मैटर है। बोलो बोलो, यहां पर क्या होगा? इसको इंटर बोलोगे या इंट्रा बोलोगे? जल्दी से बताओ।
सर हम इसको इंटर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, इंटर बोलेंगे। अच्छा देखो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप 10,000 का सामान लाए हो तो 10,000 में ही बेचोगे। अरे थोड़ा प्रॉफिट भी कमाओगे भाई। घर पर छोटे छोटे हैं, समझते हो ना, छोटे छोटे, उनका लालन पालन पोषण कैसे होगा, प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना भाई। तो हम 10,000 का सामान लाए और हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे 20%। बोलो दोस्तों, हम सप्लाई कितने की करेंगे? 12,000 की, 12,000 की। ठीक है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार सीजीएसटी एसजीएसटी न लगेगा, अब की बार आईजीएसटी लगेगा। 18% रेट है। बोलो बोलो, 12,000 का 18% कितना होता है? जल्दी से बताओ। 2160, 2160। तो ये हो जाता है 14,160, 14,160 रुपया मिस्टर ए को मिलेगा, मिस्टर बी से, मिस्टर बी से मिलेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो दोस्तों, यहां थोड़ा सा समझने की बात है। हमको आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है 2160 का, मिस्टर ए को मिस्टर बी से 2160 का आईजीएसटी का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना अमाउंट यहां पर कलेक्ट हुआ है? 2160 का अमाउंट यहां पर कलेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ, मिस्टर ए पहले से क्या पे करके आया है? मिस्टर ए 900 सीजीएसटी पे करके आया है और 900 एसजीएसटी पे करके आया है। तो जितना टैक्स आप पे करके आते हो परचेज पर, दैट इज योर असेट। ये मिस्टर ए के लिए क्या है? असेट है। और जो 2160 मिस्टर ए को मिस्टर बी से मिला है, ये उसकी लाइबिलिटी है। बोलो दोस्तों, लाइबिलिटी को पे करने के लिए असेट यूज होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। क्या आप आईजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो क्या? हो सर, आराम से ले सकते हैं। आई होता तो मैं आई का भी लेता, लेकिन सी और एस का भी ले सकते हैं। ये देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, इफ यू वांट टू पे, इफ यू वांट टू पे आईजीएसटी, अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट करना चाहते हो, ये आईजीएसटी आपको पे करनी है, दैट इज योर लाइबिलिटी, तो इसके लिए सी भी यूज होता है और इसके लिए एस भी यूज होता है ना? लेकिन पहले कौन सा यूज होगा? सी यूज होगा। क्यों होगा पहले? ये देखो, सी पहले यूज होगा। उसका कारण बताता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, सी का पैसा किसके पास जाता है? जल्दी से बताओ। सी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आईजीएसटी का पैसा भी किसके पास जाना है? एक बार तो सेंट्रल के पास ही जाना है। तो अगर आपको 2160 आईजीएसटी पे करना है, तो पहले आप सीजीएसटी का क्रेडिट ले लो। कितना लोगे? 900 लोगे, 900 रुपया ले लो। ठीक है, और एसजीएसटी 900 है, वो भी ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो सी और एस दिया था वो आईजीएसटी में यूज हो गया। और हो भी सकता है, क्योंकि आई खुद किसके बराबर होता है? सी और एस के ही तो बराबर होता है। तो एक तरह से हमें कितना आईजीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा? दैट इज 360। अच्छा जल्दी से बताओ दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आईजीएसटी का पैसा कौन सी सरकार के पास जाता है। मैंने समझाया था दोस्तों कि आईजीएसटी में एक बार पूरा का पूरा अमाउंट सेंट्रल के पास जाता है। फिर सेंट्रल बाद में देखता है कि कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा है, उसे वो स्टेट वाला शेयर ट्रांसफर करता है। ये काम हम डायरेक्ट स्टेट को नहीं करते। इंटर सप्लाई के केस में आईजीएसटी का पैसा एक बार पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये आगे देखती है कि कौन कंज्यूमिंग स्टेट है, कौन डेस्टिनेशन स्टेट है, उसे वो अमाउंट को ट्रांसफर करती है।
तो हम ये 360 रुपया जो आईजीएसटी जमा कराएंगे, क्योंकि 900 की तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी, 360 मिस्टर बी जमा कराएगा। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस नाम से जमा कराएगा? आईजीएसटी के नाम से। बोलो कराएगा या नहीं कराएगा? हाँ जी, बिल्कुल कराएगा। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। आईजीएसटी चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट 2 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी रेमिटेड बाई ए ऑफ स्टेट 1 टू अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होगा। फिर इसमें देखो, मैं आपको टेबल से समझाता हूं। एक बार ये देखो, नीचे मेरे पास एक बड़ी वाली टेबल है। इस टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना रेवेन्यू अभी तक मिला है। देखो ध्यान से देखना, मैंने इसमें लिखा है रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा मैंने लिखा है रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट 1, और तीसरा मैंने लिखा है रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट 2। चलो 2 तो बाद में आएगा, पहले तो 1 आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाई एक्स टू ए। अगर एक्स ए को सप्लाई कर रहा है तो बताओ 900 सीजीएसटी और 900 एसजीएसटी, बोलो एक्स को कलेक्ट होगा या नहीं होगा? और मिस्टर एक्स इसको जमा भी कराएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपया मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी 900 रुपया मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाई ए टू बी। ए ने सप्लाई किसको करी? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए ने सप्लाई किसको करी? बी को करी। ए कौन से स्टेट का था? जल्दी से बताओ, ए कौन से स्टेट का था? स्टेट 1 का। बी कौन से स्टेट का है? स्टेट 2 का। तो ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। ये क्या हो गई दोस्तों? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। तो आपको यहां पर कितना अमाउंट पे करना था आईजीएसटी का? 2160 पे करना था। आपने 2160 को पे करने के लिए, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं 2160, ये आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। देखो कैसे मिलेगा सेंट्रल को? ये 900 तो सेंट्रल के पास पहले से ही था। किस नाम से था? ये सीजीएसटी के नाम से था या नहीं था? लेकिन आपने सीजीएसटी को आई के अंदर यूज कर लिया, तो अब ये 900 आईजीएसटी बन गया। ये सेंट्रल के पास पहले से जो 900 सीजीएसटी था, अब ये कन्वर्ट हो गया आईजीएसटी में। सेंट्रल को 900 रुपया आईजीएसटी है। 360 आपने अभी अभी मिस्टर ए ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराया है आईजीएसटी के नाम से। बोलो कराया है या नहीं कराया है? बिल्कुल कराया है। और ये जो 900 स्टेट गवर्नमेंट 1 के पास था, दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेट गवर्नमेंट 1 को कोई रेवेन्यू होना चाहिए? क्या वो डेस्टिनेशन स्टेट है? क्या वो कंज्यूमिंग स्टेट है? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट 1 के पास 900 रुपए जरूर आए थे दोस्तों, लेकिन ये 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट 1 के नहीं थे, क्योंकि यहां पर कंज्यूमिंग स्टेट तो स्टेट नंबर 2 है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट 1 के पास कोई अमाउंट एसजीएसटी के नाम से पड़ा है, तो बताओ दोस्तों, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट 1 का पैसा है? ना जी ना। तो होगा क्या? आप जब आईजीएसटी का पेमेंट करोगे, ये देखो आपने पेमेंट किया है 2160 का, तो 900 तो आपने सीजीएसटी ले लिया, 900 का एसजीएसटी यूज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही एसजीएसटी का क्रेडिट लिया जाएगा आई को पे करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट 1 के खाते में से 900 रुपए कम कर दिए जाएंगे, और ये भी सेंट्रल के पास पहुंच जाएंगे। तो सेंट्रल के पास देखा जाए तो दोस्तों कितना रेवेन्यू पहुंच गया? अगर मैं यहां तक ऐड करूं तो 900 900 360, सेंट्रल अभी 2160 लेकर बैठा है। स्टेट 1 कुछ नहीं लेकर बैठा, और स्टेट 2 को अभी फाइनल रेवेन्यू बुक तब होगी जब वहां पर कंज्यूमर खरीदेगा। तो बोलो दोस्तों, ये सीजीएसटी भी अब आई बन गया, ये एस भी अब आई बन गया, ये स्टेट 1 से सेंट्रल के पास आ गया, और ये 360 हमने अभी अभी दिया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं अभी तक की पोजीशन देखूं, अभी तक की, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट
2160 लेकर बैठी है। और किस नाम से लेकर बैठी है दोस्तों? आईजीएसटी के नाम से। कोई सीजीएसटी नहीं है, कोई एसजीएसटी नहीं है। वो जो सी और एस आपने पे किए थे वो अब आईजीएसटी बन चुके हैं। और आईजीएसटी का पूरा पैसा कौन लेकर बैठी है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर बैठी है। बोलो दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आई क्या? हाँ बोलो, हाँ। हाँ सर आई, यहां तक की बात समझ में। अब देखना दोस्तों, आगे की बात सुनना। मैं आपको पूरा डेप्थ में लेके जाऊंगा दोस्तों। ये क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? तो एक बार फिर से बता दूं भाई, एक्स ने माल बेचा था ए को, एक्स ने ए को माल बेचा था, दोनों वन सेम स्टेट के थे। 900 सीजीएसटी लगा था, 900 एसजीएसटी लगा था। मिस्टर एक्स ने 900 सेंट्रल को दे दिए थे, 900 स्टेट वन को दे दिए थे। लेकिन ए ने बाद में सप्लाई बी को कर दी। ए स्टेट वन का था, बी स्टेट टू का था। इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, आईजीएसटी लग गया। आईजीएसटी लगा 2160। तो 2160 को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज हुआ। तो जैसे ही सी और एस का क्रेडिट यूज हुआ भाई, तो वो जो सी और एस थे वो अब आई में कन्वर्ट हो गए। और जो डिफरेंस अमाउंट था 360, इट विल आल्सो बी पेड बाय द असेसी मिस्टर ए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी तक की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2160 रुपया पहुंच चुका है। और स्टेट गवर्नमेंट वन का रेवेन्यू जीरो हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट वन ऐसा मान रही थी कि अरे वाह 900 रुपए मिले, लेकिन दोस्तों वो 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट वन के नहीं है। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट वन कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि भाई किसी भी राज्य को रेवेन्यू तब मिलेगा जहां पर कंज्यूमर ज्यादा होंगे। तो कंज्यूमर स्टेट वन में नहीं है, ठीक है। तो एक बार 2160 किसके पास है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी सुनो। तो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो देखो यही लिखा है, स्टेट वन जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, क्योंकि उसने तो आगे स्टेट टू को ट्रांसफर कर दिया। सो विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो 900 जैसे ही आप यूटिलाइज करोगे तो वो आई के लिए यूज हो जाएगा, सेंट्रल के पास चला जाएगा। तो इंटरनली एस स्टेट वन अपना पैसा सेंट्रल को ट्रांसफर कर देगा। चलो अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब गुड्स और सर्विस किसके पास आ चुका है? मिस्टर बी के। अच्छा मिस्टर बी कहां का है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, मिस्टर बी कहां का है? मिस्टर बी स्टेट नंबर 2 का है। मिस्टर बी स्टेट नंबर 2 का है और उसने ये सप्लाई कर दी मिस्टर सी को। उसने ये सप्लाई मिस्टर सी को कर दी। और मिस्टर सी भी कहां का है दोस्तों? स्टेट 2 का। बोलो दोस्तों, ये सप्लाई कौन सी सप्लाई है? सर ये भी इंट्रा सप्लाई है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब भाई एक तो लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। अच्छा बोलो, सेम अमाउंट पर करेगा या वैल्यू एडिशन करेगा? सर वैल्यू एडिशन तो करेगा ही। मिस्टर बी के भी तो छोटे छोटे हैं भाई, वो भी तो पैसे कमाएगा। घर पे जाएगा तो बच्चे बोलेंगे ना पापा क्या लाए, पापा क्या लाए, तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, राइट? अब सुनो मेरी बात। अब मिस्टर बी क्या करेगा भाई? 12,000 का माल खरीद के लाया, तो क्या वो उसको 12,000 में बेचेगा? 12,000 में? वो उसके अंदर 20% का वैल्यू एडिशन करेगा। अरे 20% का जब आप वैल्यू एडिशन करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 14,400, 14,400 रुपया हो जाएगा। पक्का? तो यहां पर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, 1296, 1296। तो कुल मिलाकर मिस्टर बी मिस्टर सी से 16,992 रुपया 16,992 कलेक्ट करेगा। बोलो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि सप्लाई कैसी है? इंट्रा है। अच्छा ये जो सी है ना, सी इसने जो खरीदा है ये फाइनल कंज्यूमर है और ये इसे कंज्यूम कर लेगा। अच्छा सी कहां का है? बोलो स्टेट 2 का।
तो मुझे बताओ दोस्तों, कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा हुआ? स्टेट 2। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। मिस्टर बी आईजीएसटी पे करके आया है। मिस्टर बी जो है वो आईजीएसटी पे करके आया है। कितने की आईजीएसटी पे करके आया है? जल्दी से बताओ, मिस्टर बी कितने की आईजीएसटी पे करके आया है? हाँ, 2160। 2160। तो ये तो है परचेज पर। अच्छा, बी ने जब आगे सेल किया तो सेल पर उसको मिला सीजीएसटी और एसजीएसटी। 1296 1296। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर बी सीजीएसटी, ये तो उसकी असेट है, आईजीएसटी जो है ये तो मिस्टर बी ने जो पे की है ये इसकी असेट है, और सेल पर जो सी और एस लगा है वो मिस्टर बी की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये उसे गवर्नमेंट को जमा कराना है। बोलो दोस्तों, लाइबिलिटी को पे करने के लिए क्या असेट यूज होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। क्या सीजीएसटी को पे करने के लिए आई का क्रेडिट लिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या एसजीएसटी पे करने के लिए भी आई का क्रेडिट लिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्योंकि आईजीएसटी लाने का बेसिक लॉजिक ही यही था, क्योंकि आईजीएसटी एक ऐसा मैकेनिज्म है दोस्तों जिसके अंदर सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, तो उसकी क्रेडिट दोनों से मिलती है। हाँ, सी और एस आपस में यूज नहीं हो सकते, लेकिन आई एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सी और एस को आपस में इंटीग्रेट करता है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर हमें सीजीएसटी 1296 पे करना है तो पहले हम 1296 का सीजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेंगे 1296, क्योंकि दोस्तों सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आईजीएसटी पहले से किसके पास है? बोलो, ये पूरा जो 2160 है ये पहले से किसके पास है? सेंट्रल के पास है। तो हम 1296 को पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेंगे 1296। तो इसका मतलब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि सारा पैसा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर बैठी है। लेकिन जो हमारा स्टेट नंबर 2 है, जिसको हम कंज्यूमिंग स्टेट बोल रहे हैं, तो उसको भी तो 1296 चाहिए भाई, उसको भी तो 1296 चाहिए। तो हमने कहा देखो भाई, हमारे पास आईजीएसटी था 2160 का, उसमें से हमने सीजीएसटी का क्रेडिट 1296 ले लिया। बोलो, लिया या नहीं लिया? हमने सीजीएसटी के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, तो हमारे पास अभी कितना क्रेडिट बाकी है? 864। ये आईजीएसटी का अमाउंट का क्रेडिट हमारे पास अभी बैलेंस है। अच्छा, मुझे एसजीएसटी पे करना है 1296, तो क्या इसके लिए मैं आईजीएसटी का ये बचा हुआ क्रेडिट यूज कर लूं? हाँ, कर लो ना, आराम से कर लो। तो मैंने 864 यूज कर लिया, ये देखो बचा हुआ क्रेडिट मैंने यूज कर लिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोली कि भाई चलो 864 तो आपने हमें आईजीएसटी से दिला दिए, लेकिन हमें तो 1296 चाहिए, तो ये जो 432 है, 432 रुपया, ये हमें कौन देगा? तो दोस्तों ये अमाउंट मिस्टर बी स्टेट गवर्नमेंट को 432 रुपए जमा कराएगा क्रेडिट को यूटिलाइज करने के बाद। फिर से सुन लो, मिस्टर बी ऑलरेडी 2160 पे करके आया था आईजीएसटी के नाम से। मिस्टर बी ने जब मिस्टर सी को सप्लाई करी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर सी से 1296 सीजीएसटी कलेक्ट किया और 1296 एसजीएसटी कलेक्ट किया। तो ये जो कलेक्ट किया ये उसे पे करना था गवर्नमेंट को, तो वो पे कैसे करेगा कि जो सीजीएसटी का पैसा कलेक्ट हुआ है ना 1296, वो सेंट्रल को जाना है और सेंट्रल को वो ऑलरेडी आईजीएसटी देकर बैठा है, तो उसने 1296 तो एडजस्ट करा दिए आईजीएसटी के सीजीएसटी को पे करने के लिए। फिर भी आईजीएसटी का पैसा और पड़ा था सेंट्रल के पास, और उसे स्टेट गवर्नमेंट को भी 1296 देना था। तो उसने कहा देखो स्टेट, ये 864 जो आईजीएसटी पड़ा है ना, ये तो सेंट्रल तुमको ट्रांसफर कर देगा, एसजीएसटी में यूज हो जाएगा वो। बाकी का जो 432 है वो मैं तुमको और जमा करा देता हूं। तो स्टेट नंबर 2 के पास भी 1296 पहुंच जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है दोस्तों, तो इस टेबल से क्लियर होगा आपको। ये देखो, इस टेबल से आपको ये चीज
बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। देखो यहां तक की पिक्चर तो क्लियर है आपको कि 900 सेंट्रल और स्टेट को मिले थे शुरू में। उसके बाद जब ए ने बी को सप्लाई करी तो आईजीएसटी लगा था, और ये 900 रुपया जो स्टेट वन की झोली में गया था, ये स्टेट वन से वापस सेंट्रल को चला गया था क्योंकि क्रेडिट यूज हो गई थी। तो स्टेट वन का रेवेन्यू जीरो था, और ये 2160 आईजीएसटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके थे। ये तो आपको पता ही है, पहले ही पिक्चर हो गई थी। अब आगे की कहानी सुनो। जब यहां तक की पिक्चर क्लियर है, यहां लिख देता हूं मैं इसको 2160 और यहां जीरो, ये पूरा आईजीएसटी का पैसा है। अब सुनो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जब बी ने सी को सप्लाई करी थी, जब सप्लाई मिस्टर बी ने मिस्टर सी को करी थी, जब सप्लाई मिस्टर बी ने मिस्टर सी को करी थी, तो वहां पर सीजीएसटी लगा था 1296 और एसजीएसटी भी लगा था 1296, क्योंकि मैंने कहा था ना फाइनली रेवेन्यू तो दोनों गवर्नमेंट्स को बराबर ही होना है। अब सुनो मेरी बात, ये 2160 पूरा का पूरा किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 1296 ही मिलना चाहिए था फाइनली, क्योंकि क्रेडिट तो तब बुक होगा ना जब स्टेट में वो कंज्यूम होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2160 लेकर बैठी थी। कितना लेकर बैठी थी? 2160, जबकि उसको 1296 ही मिलना चाहिए था। तो हमने सेंट्रल को कहा सेंट्रल तुम सीजीएसटी अपना बुक कर लो, क्योंकि आईजीएसटी तो फाइनली बुक तब होता है ना जब आप उसको कंज्यूमिंग स्टेट को दोगे। तो हमने सेंट्रल से कहा सेंट्रल आपका अमाउंट तो 1296 ही होता है और आप 2160 लेकर बैठे हो, तो आप ऐसे करो, जो ये 864 है, क्योंकि सेंट्रल टैक्स के लिए आपने आई का क्रेडिट ले लिया तो ये आई अब सीजीएसटी बन गया। अच्छा, जब आई सीजीएसटी बनता है ना, तब सेंट्रल को रेवेन्यू बुक होती है। जब तक वो अमाउंट आईजीएसटी के नाम से रहता है वो सेंट्रल का रेवेन्यू नहीं है, वो सेंट्रल उसको बस लेकर बैठा है, उसको फाइनली डिवाइड करना है। लेकिन वो डिवाइड कब करेगा? जब फाइनली गुड्स कंज्यूम होगा, और जब कंज्यूम होगा तो यहां पर सीजीएसटी है 1296, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी के नाम से इस आईजीएसटी को कन्वर्ट कर देगी, और 864 का जो आईजीएसटी का अमाउंट है सेंट्रल के पास, 2160 में से 1296 तो बुक हो गया, और 864 स्टेट टू को ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लग गया कि जो कंज्यूमिंग स्टेट है वो स्टेट टू है, वो स्टेट टू है। तो ये 864 जो आईजीएसटी था, वो आईजीएसटी था, वो इस एसजीएसटी के लिए यूज हो गया। देखो, और 432 कैश जमा करा दिया मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने क्या किया भाई? 432 स्टेट गवर्नमेंट टू को जमा करा दिया। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1296 बुक हो गया और स्टेट टू को भी 1296 बुक हो गया। स्टेट वन को कुछ नहीं मिला, स्टेट वन जोर जोर से रोने लगा, उआ उआ, क्योंकि स्टेट वन थोड़ी ना कंज्यूमिंग स्टेट है। तो फिर से सुन लो भाई, यहां पर क्या हुआ है। यहां पर जब ए ने बी को सप्लाई करी थी तो अमाउंट आईजीएसटी के नाम से बुक हुआ था और पूरा सेंट्रल के पास 2160 पहुंच गया था। लेकिन जब बी ने सी को सप्लाई करी तो सी कंज्यूमर था, कंज्यूमिंग स्टेट में माल कंज्यूम हो गया, तो फाइनली जो रेवेन्यू होना था वो सेंट्रल का था 1296, स्टेट का था 1296। तो सेंट्रल का रेवेन्यू था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से 2160 लेकर बैठी थी, तो हमने कहा सेंट्रल ऐसा करो, इस 2160 में से 1296 तो तुम अपना बुक कर लो सेंट्रल जीएसटी के नाम से, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा है, और जो एक्सेस मनी तुम्हारे पास पड़ी है 864, वो एसजीएसटी के लिए यूज हो जाएगा, तुम स्टेट टू को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। ये सेंट्रल अपने लेवल पर स्टेट टू को देती है, ये काम मिस्टर बी का नहीं है। मिस्टर बी तो जो बैलेंस अमाउंट है वो जमा कराएगा, तो कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1296 का रेवेन्यू होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 1296 का रेवेन्यू होगा। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी, बोलते जाओ जय माता दी।
बोलो भाई लोगों, बात समझ में आई या नहीं आई? तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक कराऊंगा। आप लोग एक बार घर पर जाकर इन दोनों, घर पर क्या, घर पर ही हो, एक बार मेरे कहने से ये दोनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में कर लेना। बिना देखे करना, बिना देखे, बिना देखे करना। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं, आप लिखना चाहो तो इनको नोट भी कर लो भाई। शॉर्टकमिंग्स मैंने पढ़ा दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में पढ़ा चुका हूं कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्रेडिट अवेलेबल टू एवरी सप्लायर एट एवरी चेन, अल्टीमेट बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर आएगा, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो। छोटी छोटी बातें, जरूरी नहीं एग्जामिनर पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार स्क्रीन को रोककर भी इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं टैक्सेस टू बी सबजूम्ड के बारे में बताऊंगा। सेंट्रल के एक्साइज के 4 टैक्स हैं। सेंट्रल एक्साइज, मेडिकल वाली एक्साइज, स्पेशल इंपॉर्टेंस वाली एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल वाली एक्साइज सबजूम्ड हो गई। इसके अलावा सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये मर्ज हो गए। सेंट्रल के टैक्सेस थे ये। सेंट्रल के सरचार्ज और सेस भी मर्ज हो गए। स्टेट में वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, कुल मिलाकर टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। जीएसटी का बेनिफिट क्या है? विन विन सिचुएशन, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो खत्म हो गया, डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्स एलिमिनेट हो गए, मेक इन इंडिया के विजन को बूस्ट मिला, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था। भाइयों और बहनों, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ गया। एग्जम्पशन बेनिफिट्स में आपको एग्जम्पशन और थ्रेशोल्ड कंपोजिशन स्कीम एक अलग से पूरा चैप्टर है, वहां पढ़ाऊंगा। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मैंने बताया कि सेंट्रल का क्रेडिट सेंट्रल के टैक्स से मिलेगा और आईजीएसटी से भी मिलेगा, लेकिन कभी भी सी और एस आपस में यूज नहीं हो सकते। एस का क्रेडिट एस से मिलेगा, आई से मिलेगा, लेकिन एस और सी आपस में मर्ज नहीं। आईजीएसटी आई से भी मिलेगा, सी से भी मिलेगा, एस से भी मिलेगा। इसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल कराए। ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों मैं एक बार चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में करें, बिना देखे करें, ठीक है? तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको चीजें समझ में आई। तो आज के लिए हम अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे हैं जो आप लोगों के सिलेबस में है, आपके कोर्स में है। बड़े क्वेश्चन मुझे पता है यहां से नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो यहां से जरूर बनते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल जीएसटी के रीजन से चेंज। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।